हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण में हम कारक टॉपिक पढ़ रहे हैं। कारक टॉपिक में आज हमारा जो अगला कारक है वह है आपादान कारक। आपादान कारक और संबंध कारक, इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। जैसे कि हम पिछली वाली वीडियो में करण और संप्रदान को एक साथ पढ़े थे, उसी तरह से हम आपादान कारक और संबंध कारक को एक साथ पढ़ेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप सब कारक और उनकी विभक्तियों को अच्छी तरह से याद कर लिए हैं। एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं, जैसे कि कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, आपादान को के लिए, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलगाव के अर्थ में, संबंध का की के, रा री रे और संबोधन हे जी अहो अरे इत्यादि। जैसे ही कारक टॉपिक आप पढ़े, सबसे पहले तो कारकों को आप रिवाइज करिए। कारक कितने हैं, कारक की विभक्ति चिन्ह कौन कौन से, कारक की किस कौन विभक्ति चिन्ह है। तो तब आप फिर वीडियो को देखिए ताकि आपका पूरा क्लियर रहे कि कौन सा कारक हम पढ़ रहे हैं। तो कारक का जो हमारा आज का पांचवा भेद है आपादान और छठवां संबंध कारक, इन दोनों को हम पढ़ेंगे। तो आपादान कारक, जैसा कि जब हम करण कारक पढ़ रहे थे उसमें भी हम आपादान से संबंधित बहुत कुछ बातें किए थे और इसका भी उदाहरण देखे थे। तो आप उस वीडियो को देखकर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह हमारा होता है वो से होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं करण का भी से होता है, परंतु जो आपादान का से होता है वह अलगाव के अर्थ में आता है। किस में आता है दोस्तों? तो अलगाव के अर्थ में आता है। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होती है तब वहाँ पर हम आपादान कारक से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देख लेते हैं हम आपादान कारक कहते किसे हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे आपादान कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते भी हैं और हम इस पर बात भी कर चुके हैं अभी। अब जिस शब्द में आपादान की विभक्ति लगती है उससे किसी दूसरी वस्तु से पृथक होने का बोध होता है। यानी कि जहाँ पर से विभक्ति चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आप ये मान के ये सोचिए दिमाग में, यहाँ पर अलगाव का अर्थ प्रकट हो रहा है या फिर संबंध का अर्थ प्रकट हो रहा है। क्योंकि करण कारक और आपादान दोनों की तो विभक्ति चिन्ह सेम ही है, से। तो आप कहाँ से कैसे पता लगाएंगे, इससे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि दोनों का से है। तो सीधे सीधे आप देखिए कि दो वस्तुओं के बीच हमें संबंध दिखाई दे रहा है या फिर अलगाव दिखाई दे रहा है। सिंपल सी बात, जब संबंध दिखाई देगा तो आप करण कारक वहाँ पर टिक कर देंगे। अब जब अलगाव दिखाई देगा तो वहाँ पर आपादान कारक टिक कर देंगे। तो यहाँ पर हम आपादान कारक को समझ चुके हैं। अब हम आगे इसके उदाहरण को देखते हैं। जैसे कि हिमालय से गंगा निकलती है। अब एक तरफ तो है हिमालय, एक तरफ है निकलना। और किससे निकलती है? गंगा से निकलती है। तो हिमालय से गंगा निकलती है, यानी हिमालय से गंगा, जो गंगा है वह हिमालय से अलग हो रही है, अलगाव के अर्थ में यहाँ पर लिया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा आपादान होगा। मोहन ने घड़े से पानी ढाला, तो जो पानी है वह घड़े से अलग हुआ है। लड़का पेड़ से गिरा, यानी जो लड़का है वह पेड़ से गिर गया। पहले तो वो पेड़ पे था तो उससे संबंधित था, परंतु जैसे ही वह अलग हो गया, वह गिर गया, तो पेड़ अलग हो गया और लड़का अलग हो गया। तो दोनों में क्या दूरी हो गई, अलगाव हो गया। वही अलगाव हमारा आपादान कारक है। आ से अलगाव होता है और आ से आपादान होता है। इस तरह से आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि अगला उदाहरण हमारा है, वह घर से बाहर आया। अब घर और वह जो संज्ञा है और घर से बाहर आया तो वह घर से दूर हुआ। तो यहाँ पर आपादान। बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो छत और बिल्ली में दूरी बढ़ गई। चूहा बिल से बाहर निकला, यानी चूहा पहले बिल में था, तो यहाँ पर हमसे विभक्ति चिन्ह संबंध के अर्थ में लेते, करण के अर्थ में लेते, परंतु यहाँ पर जब चूहा बिल से बाहर हो गया तो वह चूहे और बिल की दूरी बढ़ गई, उनमें अलगाव हो गया। तो यहाँ पर हमारा आपादान कारक हो गया। उम्मीद है दोस्तों आपको आपादान कारक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप करण कारक और आपादान कारक दोनों में गलती नहीं करेंगे क्योंकि दोनों की विभक्ति चिन्ह सेम ही होता है, से। परंतु अंतर क्या होता है? आपादान आ से अलगाव के अर्थ में आता है और करण कारक हमारा संबंध के अर्थ में आता है। अब यहाँ पर अगला हमारा आपादान कारक हमारा खत्म हो गया। अब हम अगला टॉपिक जो हमारा है वह अगला कारक संबंध कारक। संबंध कारक
जैसे ही आप नाम सुनिए तुरंत इसके विभक्ति चिन्हों को अपने मन में दोहरा लीजिए कि संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे, तो ये दोनों संबंध कारक। अब हम देखेंगे का, की, के कहाँ प्रयोग होता है, रा, री, रे प्रयोग होता है। हम तो याद करने को याद कर लेते हैं कि संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, की, के है और रा, री, रे है, परंतु क्या हमें ये पता होता है कि का, की, के कहाँ पर लगता है और रा, री, रे कहाँ पर लगता है। तो आज हम पूरा अच्छे से इस पर बात करेंगे ताकि कभी भी फिर दोबारा जब हम कारक पढ़ें तो हमें शब्दों को लेकर कंफ्यूज ना हो कि रा, री, रे कहाँ लगेगा, का, की, के कहाँ लगेगा। तो दोस्तों आप सब बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो संबंध कारक हम शुरू कर रहे हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध नाम से ही जैसा कि स्पष्ट है, जब दो वस्तुओं के बीच लगाव हमें प्रतीत होता है, उसमें संबंध दिखाई पड़ता है, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, संबंध कारक होता है। अब संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे, यहाँ पर वही पॉइंट दिया गया है कि संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह, अविभक्ति चिन्ह क्या है, का, की, के, रा, री, रे। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का है तो वचन और लिंग के अनुसार इसकी विकृति के, की है। इस कारक से अधिकार, कर्तृत्व, कार्यकरण, मूल भाव, परिमाण इत्यादि का बोध होता है। यानी कि लिंग और वचन के अनुसार का, की, के लगता है और संबंध कारक का अधिकार के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। कर्तृत्व यानी कार्य करने के अर्थ में या रचना के अर्थ में, कार्यकरण यानी जिस चीज़ से वस्तु बनती है, मोल भाव कीमत के अर्थ में भी हम संबंध कारक का प्रयोग करते हैं। परिमाण जैसा कि आप सब जानते हैं माप तौल किसी भी चीज़ में हो तो वहाँ पर भी हम संबंध कारक का प्रयोग करते हैं। इत्यादि का बोध होता है तो वहाँ पर क्या होता है, संबंध कारक। अभी हम उदाहरण देखेंगे इसका, जैसे कि उदाहरण दिया गया है अधिकार के संबंध में, राम की किताब और श्याम का घर। वैसे अगर आप इसका अर्थ नहीं समझ के अधिकार के अर्थ में, वैसे तो इतना गहराई से नहीं पूछता है, बस दे देगा कि राम की किताब में कौन सा कारक है। तो जैसे कि जैसा ही हमें विभक्ति चिन्ह दिखाई देता है का, की, के, वहाँ पर हम क्या कहते हैं, तुरंत संबंध कारक है, क्योंकि राम और किताब में दोनों के बीच में एक संबंध है जो संबंध कारक के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा उदाहरण है कर्तृत्व। अब कर्तृत्व क्या होता है, कर्तृत्व का अर्थ होता है करने वाला, रचयिता कह सकते हैं, लेखक कह सकते हैं। जैसे कि प्रेमचंद के उपन्यास, यानी उपन्यास किसने लिखा है, तो प्रेमचंद ने लिखा है। प्रेमचंद और उपन्यास के बीच में संबंध है, यहाँ पर हमारा विभक्ति चिन्ह भी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, संबंध कारक। उसी तरह से भारतेंदु के नाटक, कार्य कारण क्या होता है, जिस चीज़ से वस्तु बनी होती है उस दोनों में संबंध स्थापित होता है, वही हमारा कार्य कारण होता है। जैसे कि चांदी की थाली, अब थाली किससे बनी है दोस्तों, चांदी से बनी है, तो चांदी और थाली में संबंध है, तो इन दोनों को हम की विभक्ति चिन्ह से दिखा रहे हैं। सोने का गहना, गहना किससे बना है, सोने का। अगर इतना आप नहीं जान रहे तब भी तो का, की, के देख कर आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर संबंध कारक है। मूल भाव यानी कि जो कीमत के अनुसार हम लगाते हैं संबंध कारक, जैसे 1 रुपये का चावल, 5 रुपये का घी। और अगला हमारा परिमाण यानी माप तौल के, यहाँ पर परिमाण का अर्थ होता है माप और तौल। जैसे 4 भर का हार, 100 मील की दूरी और 5 हाथ की लाठी, ये कितने सभी हो गए। तो संबंध कारक का जो प्रयोग होता है वह कर्तृत्व के अर्थ में भी होता है, कार्य कारण के भी अर्थ में होता है, मोल भाव के अर्थ में भी और परिमाण के भी अर्थ में। आप इसके उदाहरण को भी देख लिए। अब यहाँ पर कुछ नियम दिए गए हैं, उस नियम को देख लेते हैं कि बहुधा संबंध कारक की विभक्ति के स्थान पर, यानी कि संबंध कारक की विभक्ति का, की, के स्थान पर यदि का, की, के नहीं आता है, वाला प्रत्यय भी लगता है। जैसे यानी कि अगर संबंध कारक का हम क्या देखते हैं, उसका विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे। अगर कोई वाक्य दिया गया है उसमें ये सभी नहीं है, का, की, के, रा, री, रे नहीं है, अगर शब्दों के लास्ट में वाला प्रत्यय दिखाई दे रहा है हमें, चाहे वाला हो चाहे वाली हो, तो वहाँ पर भी संबंध कारक होता है। ये मान के चलिए जहाँ पर का, की, के नहीं दिखाई दे रहा है, अगर दो वस्तुओं के बीच में संबंध आपको दिखाई दे रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो तुरंत आप पकड़िए कि वाला जो प्रत्यय है अगर किसी भी शब्द के
अंत में जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर भी हमारा संबंध कारक होता है। जैसे राम वाली किताब, यहाँ हम इस तरह से भी तो कह सकते हैं कि राम की किताब, तब का यह गलत होगा, तब भी नहीं गलत होगा, परंतु नियम क्या है, अगर का की के नहीं दिखाई दे रहा है वाक्य में, तब अगर वाली प्रत्यय आपको दिखाई दे रहा है तो हमारा क्या होगा, संबंध कारक होगा। उसी तरह से श्याम वाला घर यानी कि श्याम का घर, प्रेमचंद वाले उपन्यास यानी कि उपन्यास लिखने वाले प्रेमचंद, यहाँ पर वाले शब्द वाले प्रत्यय आ गया तो यहाँ पर संबंध कारक का प्रयोग होगा। चांदी वाली थाली इत्यादि यानी कि चांदी की थाली, ये मान के चलिए जहाँ पर किसी भी वाक्य में आपको का की के नहीं दिखाई दे रहा, अगर शब्दों के अंत में वाली प्रत्यय जुड़ा है तो वहाँ पर हमारा संबंध कारक होगा। अगला हमारा पॉइंट है कि संबंध कारक की विभक्तियों द्वारा कुछ मुहावरेदार प्रयोग भी होते हैं, यानी कि संबंध कारक की जो विभक्ति होती है का की के रा री रे, इनसे हम मुहावरों का भी कुछ प्रयोग करते हैं। जैसे दिन के दिन, महीने के महीने, यहाँ पर है होली की होली, यहाँ पर तो साफ साफ विभक्ति चिन्ह दिखाई दे रहा है तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि यहाँ पर हमारा संबंध कारक होता है। जैसे कि कान का कच्चा, बात का पक्का यानी अपने वादे का पक्का होना, आँख का अंधा, गांठ का पूरा, तो ये सभी क्या है, ये सभी मुहावरे के अर्थ में प्रयोग होते हैं। जैसे कि का यहाँ पर भी है, का यहाँ पर भी, ये सभी विभक्ति चिन्ह संबंध कारक के ही हैं। अगला हमारा नियम कहता है कि वह अब आने का नहीं, मैं अब जाने का नहीं, मतलब जब कोई बात निश्चित हो कि वह कार्य अब नहीं होगा, वहाँ पर भी हमारा संबंध कारक होता है। जैसे वह अब आने का नहीं, यहाँ पर यह निश्चय हो गया है कि कोई व्यक्ति है अब वह नहीं आएगा। उसी तरह से मैं अब जाने का नहीं, यहाँ पर मैं अब जाने वाला नहीं हूँ, वहाँ टिकने का नहीं, मतलब यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वह पूरा निश्चय है। अब तीसरा नियम क्या कह रहा है कि दूसरे कारकों के अर्थ में भी संबंध कारक की विभक्ति लगती है, यानी कि अगर जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि जन्म का भिखारी, इसे तो हम इस तरह से कह सकते हैं ना कि जन्म से भिखारी, तो यहाँ पर किस क्या हो गया, यहाँ पर से विभक्ति आ गई तो करण कारक हो गया। वही कहा गया है कि दूसरे कारकों के अर्थ में भी संबंध कारक की विभक्ति लगती है। हिमालय का चढ़ना, हिमालय पर चढ़ना, कौन सा कारक आता है में पर में, अधिकरण कारक, इसके बाद हम अधिकरण कारक पढ़ेंगे। अगला हमारा नियम क्या कहता है, चौथा, कि संबंध, अधिकार और देने के अर्थ में बहुधा संबंध कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यानी कि संबंध कारक कहाँ पर होता है, जब दो वस्तुओं के बीच में संबंध होता है, किसी का किसी के प्रति अधिकार होता है किसी वस्तु के प्रति, या फिर किसी को देने के अर्थ में, दान देने के अर्थ में, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, संबंध कारक होता है। जैसे उदाहरण, हरि को बाल बच्चा नहीं है, तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, यहाँ पर संबंध दिखाई गया। राम के बहन हुई, यहाँ पर भी हमारा संबंध दिखाई दिया है। अगला हमारा है, राजा के आंखें नहीं होती, केवल कान होते हैं, रावण ने विभीषण को लात मारी। वैसे तो यहाँ पर भी वो विभक्ति चिन्ह आ गया है, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर संबंध कारक होता है। अब ब्राह्मण को दक्षिणा दो, यहाँ पर देने के अर्थ में आया, देने के अर्थ में जैसे ही कोई विभक्ति चिन्ह आएगा आप क्या कहेंगे, संबंध कारक है। अब अगला हमारा है नियम नंबर 5 है कि सर्वनाम की स्थिति में भी संबंध कारक का प्रयोग रा री रे और ना नी ने हो जाता है, यानी कि जब सर्वनाम की स्थिति यानी कि जब हम संज्ञा का प्रयोग ना करके वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग होता है, जैसे मैं, तुम, आप, तो ये सर्वनाम है, जब ये वाक्य में हमें दिखाई देते हैं तो संबंध कारक का जो चिन्ह होता है का की के, वह चिन्ह ना लगकर क्या लगता है, रा री रे लगता है या फिर ना नी ने हो जाता है। जैसे मेरा लड़का, मेरी लड़की, तुम्हारा घर, अगर मेरा लड़का, अगर आप यहाँ पर रा री रे के स्थान पर का की लगाकर देखिए तो कैसा लगेगा, मे का लड़का, मे की लड़की, ये अच्छा है, सुनने में भी क्या यह वाक्य शुद्ध है, तो नहीं। इसी तरह से मेरा जो है वह क्या है, सर्वनाम है, तो वहाँ पर जो हमारा है, जैसे तुम हमारा सर्वनाम, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लग गया, रा विभक्ति चिन्ह लग गया संबंध का। तो यहाँ पर यही कहा गया दोस्तों, जहाँ पर संज्ञा के स्थान पर अगर सर्वनाम हमें दिखाई देता है तो संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह है का की के ना लगकर बल्कि रा री रे और ना नी ने लगता है। तो दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सब पर हम बहुत अच्छे से बात किए हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं
तो यह बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि नोट्स बनाना, अपने हाथों से लिखना एक अलग ही बात होती है। और आपको चीज़ें, जब आप लिखते हैं कोई चीज़, तो बहुत समझ समझ कर लिखते हैं कि मैं क्या लिख रहा हूँ। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, आपको समझने के लिए, अपने आप में जो कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लियर करने के लिए। अब वही नोट्स जब परीक्षा का अंतिम समय आता है तो वही नोट्स बहुत काम देता है, क्योंकि हम इधर उधर चीज़ों को ढूंढ कर, कुछ पुस्तकों से, कुछ वीडियो के माध्यम से, कुछ हमें कहाँ पर हमें किस चीज़ का, किस शब्द का अर्थ पूरा मन में बैठ जाता है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो सब चीज़ों को हम एक जगह कलेक्ट करते हैं, तो वही अंतिम समय में हमारा रिवीजन और बेहतर तरीके से हो जाता है। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं दोस्तों, यह बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप सबको यह वीडियो कैसी लगी, और हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ाएंगे, ताकि हम इसी तरह से आपको सरल शब्दों में, चाहे वह व्याकरण का टॉपिक हो, चाहे वह हिंदी साहित्य का इतिहास हो, एक एक शब्दों को जो आपको कठिन लग रहे हैं, उनको हम बड़ी ही सरलता से आपके सामने प्रस्तुत कर सके दोस्तों। तो हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ाएंगे हमारे चैनल से जुड़कर। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।